हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 7। क्लास 6 में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे हमने कवर कर लिए, लाइक डाइवर्सिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, गवर्नमेंट क्या है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात की एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात की कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या की एलिमेंट्स हो गए। हमने लोकल गवर्नमेंट जो है पंचायती राज एंड अर्बन एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को समझा। ठीक है, तो आपका क्लास 6 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो गए। तो मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि हम चल रहे हैं बच्चों क्लास वाइज। ठीक है, क्लास वाइज हम टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं। केवल हम एनसीईआरटी को कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। नहीं, हम उसमें करंट अफेयर, उसमें पीवाईक्यू, उसमें मेंस के क्वेश्चंस और भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड और भी चीजें पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे पॉलिटी क्लास 7 में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। पार्ट 1 आपका चल रहा था, अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इक्वालिटी। और इक्वालिटी को हम देखेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, देखो इक्वालिटी को हम केवल जब सेपरेटली केवल एक हम आगे जब पॉलिटिकल थ्योरी की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, आपके जो और भी बाकी एनसीईआरटीज है उसमें फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम राजनीतिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, तब हम बात करेंगे एक बार फिर से समानता की, क्योंकि समानता इक्वलिटी जो है वह एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी है। एंड जब हम भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, सिद्धांत और व्यवहार की, तब हम देखेंगे फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को इक्वालिटी के कि आखिर इंडिया ने, अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो किए हैं इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कौन से ऐसे आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में, कौन कौन से प्रोविजन है, इन तमाम बातों को हम समझेंगे। तो ये दो, इसमें हम एक बार फिर से समानता को पढ़ेंगे। एक ही क्लास में सारी चीजें बताना संभव नहीं है, आज थोड़ा सा बेसिक समझो, लेकिन बेसिक से भी एडवांस हम कुछ चीजों को समझने वाले हैं। अच्छा, तो हमारी एक एनसीईआरटी कवर हो गई। ध्यान रखना, काफी बच्चों ने कहा कि मैम रिवीजन क्लास, आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस जानते हैं मैं कब लूंगी, जब मैं क्लास 7 भी कंप्लीट करा दूंगी। तो क्लास 6 एंड 7 दोनों में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको करंट अफेयर से रिलेट करते हुए कुछ प्रैक्टिस सेशंस में आपके लूंगी। ठीक है, हो सकता है इसी वीक या नेक्स्ट वीक, जैसे ही आपका क्लास 7 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म होंगे। चलो, तो देखो 6 के तो आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे। क्लास 7 में जो आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 है, इसमें देखो हमें 7 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, और इस 7 चैप्टर से 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है इसमें इक्वालिटी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ने हैं, स्किप नहीं करना है, इक्वालिटी है, आपका स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक जेंडर। तो यहां पर ये 3 कॉन्सेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम देख लेंगे मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट, इसके बहुत शॉर्ट पोर्शन है, ठीक वैसे ही जैसे रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड का था। तो वो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, यहाँ हम केवल इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। तो आपकी आई थिंक 3 क्लासेस में जो ये तीनों कॉन्सेप्ट है वे कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे, हो सकता है हम उस सेशन को लाइव भी ले आए। तो आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, तो टॉपिक टू बी कवर्ड सबसे पहले देख लो। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इक्वल राइट टू वोट। देखो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि समानता क्या है। ठीक है, इक्वालिटी की जब हम बात करेंगे कि जो ये समानता है वह क्या है, और समानता का जो इसके जो प्रोविजन है वह कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां है, क्या इसके टाइप है। ठीक है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, ये हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेंगे। ठीक है, कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी आंसर राइटिंग करते हैं या फिर क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि केवल एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स है, 1-2 कॉन्सेप्ट्स बाहर से भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर हम इक्वालिटी को पहले समझेंगे कि आखिर अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में इस शब्द को ढूंढे तो ये हमें कहां कहां मिलेगा, ये वर्ड आखिर है क्या, इक्वालिटी है क्या। ठीक है, इन सारी बातों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि मताधिकार की समानता, ये इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है, इक्वल राइट टू वोट, क्योंकि बिकॉज ऑफ बच्चों इक्वालिटी को अगर आपको प्रमोट करना है तो एक टाइप उसका क्या हो सकता है इक्वालिटी का, पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो राजनीतिक समानता की जब हम बात करेंगे, सो 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू, है ना, एक वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए। यहां पर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी देखते हैं, सो इसे प्रमोट करेगा। सो दैट्स व्हाई हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक बार फिर पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज डिग्निटी, मानवीय गरिमा का क्या मूल्य है,
और हम ये भी देखेंगे कि डिग्निटी जो है वह आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ है, बिकॉज ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वह इसी तरह से आते हैं कि एक जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका वर्णन, उसका जो उल्लेख किया गया है वह कहाँ कहाँ किया गया है संविधान में, ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट्स में है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में है, क्या प्रियम्बल में है, या फिर और किसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में है। इक्वेलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इक्वेलिटी क्या है, कहां पर है, ठीक है, इसे देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र में समानता और कुछ चैलेंज की बात करेंगे, और आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 एक मूवी भी है आर्टिकल 15, देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इक्वल राइट टू वोट। अच्छा, इसके पहले कुछ और बातें हो जाए। देखो, जब हम बच्चों, एक कोट लिखा है आपके सामने, यहां से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का कोट है, इफ यू आस्क मी माई आइडियल वुड बी द सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या इन तीनों शब्दों का जो वर्णन है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? अगर तो मुझे बताइए। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं इक्वलिटी की बात करूं, चलो इस पेज पे नहीं करते हैं ना, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट देखो बच्चों, समानता। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, जरूरी होते हैं आपको बाद में क्विक रिवाइज के लिए। की पॉइंट्स हमें काफी जरूरी होते हैं, और केवल पढ़ना नहीं होता है। अगर आप कहेंगे, अगर आप एज अ कहावत में भी यूज करते हैं कि अच्छा सामने वाला जो व्यक्ति वह पढ़ा लिखा है, तो केवल पढ़ा नहीं होता है, लिखना भी जरूरी है। और ये भी कहा जाता है कि भाई 5 बार पढ़ लो और 1 बार लिख लो, बातें बराबर होती हैं। तो यहां पर जब आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो आपको डेली प्रैक्टिस भी तो चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैं नोट्स मेकिंग कराती हूं बच्चों, क्योंकि आपको बेसिक कवर के साथ साथ आपको वो हैबिट्स भी डेवलप करनी है जो आपका एग्जाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करे। सो आई थिंक नोट्स मेकिंग इज अ गुड, है ना, नोट्स मेकिंग जो है वह आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस करवा देती है कि आप आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं, तो आप आंसर लिख लेते हो कोरिलेट करके। चलो, तो समानता की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ कहाँ है, सोचिए, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर इसका जो वर्णन है वह किया गया है। अगर हम शुरू करें कि जो हमारा पहला ही शुरुआत, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज प्रियम्बल। तो क्या प्रस्तावना में समानता की बात की गई है? क्या प्रस्तावना में संविधान, जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है, क्या इसमें समानता जो वर्ड है वह है? डेफिनेटली है। कहां पर है? जहां लिखा है आपका इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और किसकी समानता की बात की गई? 2 समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर संविधान में एक जगह तो हमें इसका वर्णन मिल गया कि चलो भाई प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और दूसरा जब हम देखते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इक्वालिटी, आपने बता तो दिया कि भाई जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मूल अधिकार की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में आपके कौन से आर्टिकल है? एक तो होता है कि आप फैक्ट समझ रहे हैं। जब आपसे कोई फैक्ट पूछेगा कि आप फंडामेंटल राइट्स, तो आप कह देंगे कि ठीक है, आपका आर्टिकल जो 14 to 18 है, 14 to 18 है, ये राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करता है। आपका होमवर्क है 14 to 18 को बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है, समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करता है 14 to 18, और इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये बताओ कि आखिर इक्वालिटी की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, ये क्या होती है, ठीक है, आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो हर एक वर्ड को डिफाइन करना, हर एक वर्ड के कीवर्ड, की पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन, द सिचुएशन इन विच एवरीवन
हैज द सेम राइट एंड एडवांटेज, है ना, एक ऐसी स्थिति जहां पर सभी लोगों को समान अधिकार हो, समान लाभ उनको मिलता हो, उस स्थिति को हम इक्वेलिटी कहते हैं। फिर इसको डिफाइन करने के कई तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों में हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कि एक तो है आपका कि इक्वालिटी की बात की गई है भाई, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। वही हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो है, जो आपके मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। फर्स्ट टाइम भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, नो इशू, मैं एकदम बेसिक से चल रही हूं, क्योंकि यहाँ मुझे अपना इंटेलिजेंस नहीं दिखाना है, यहाँ मुझे आपको समझाना है उस स्टूडेंट को जिसने कभी बेसिक अगर नहीं पढ़ा है, और पढ़ा भी है तो शायद आप उन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मौलिक अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 से 18, 14 to 18 आर्टिकल में वर्णन है इसका। समानता के अधिकार की यहाँ पर जो बात है वह की गई है। 14, 15, 16, 17, 18 इन 5 आर्टिकल्स में क्या है, आपके पास कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा, और अगर कोई सोर्स नहीं है, आपके पास इंटरनेट तो है, उससे सर्च करके पढ़ लो, कोई 1-2 वीडियोस देख लो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों 2 बातें हो गई। अब तीसरा देखो, तीसरा हम कुछ और इक्वालिटी की बात करते हैं कि जब आप इक्वालिटी की डायमेंशंस की बात करोगे कि आखिर इक्वालिटी जो है वह कितने तरीके की होती है। डेफिनेशन हमने देख ली कि भाई जब हमने सभी को समान अधिकार दे रहे थे और सभी को समान अवसर थे, ठीक है, सभी को समान लाभ थे, एडवांटेज थे, वही इक्वालिटी की स्थिति है। इसे आगे हम डिफाइन और करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके थोड़े से आयाम जो है डायमेंशन की कितने तरह की हो सकती है, ठीक है। डायमेंशंस, इसके जो आयाम कह सकते हैं, इसके जो प्रकार हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं। तो टाइप में देखो बच्चों, एक है आपका पॉलिटिकल, ठीक है, एक तो हो सकता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी जैसे कि राइट टू वोट, है ना, जैसे कि अगर हम वोटिंग राइट की बात करें, क्या सभी को है? डेफिनेटली है। तो ये क्या हो गई, पॉलिटिकल इक्वालिटी का टाइप हो गया। सो एक डायमेंशन हो गया आपका राजनीतिक समानता। दूसरी जब हम बात करेंगे बच्चों सोशल, ठीक है, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या हो गई कि जैसे आपके पास इनकम बेस्ड होकर, ठीक है, आय के आधार पर आप असमान ना रहे, ऐसा नहीं कि एक बहुत अमीर है बहुत गरीब है। तो यहाँ पर सोशल इक्वालिटी जो है वह कई तरह की हो सकती है, आपकी आय के आधार पर, ठीक है, और भी आपके स्टेटस के आधार पर। और इसके अलावा अच्छा ठीक है, सोशल में अलग से हम पढ़ लेंगे इकोनॉमी को, ठीक है, सोशल इक्वालिटी अलग है। और हम जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें कि आपकी जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, आर्थिक, इसमें हम आय की बात कर लेंगे। सोशल में हम बात कर लेते हैं कि जैसे सभी को क्या हेल्थ केयर है, सभी को क्या हेल्थ केयर है, ठीक है, सभी को क्या प्रॉपर एजुकेशन है। ऐसा तो नहीं कि एजुकेशन को बायस्ड होकर दिया जा रहा हो कि किसी एक कम्युनिटी के पास शिक्षा है, किसी एक कम्युनिटी के पास स्वास्थ्य है, दूसरे के पास नहीं है ना। तो यहां पर आर्थिक में हम कर लेते हैं इनकम। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए कि आपके पास डिफाइन करने के लिए है कि इक्वालिटी क्या है, क्या इसके आयाम हो सकते हैं, भारतीय संविधान में इसका क्या वर्णन है। तो एक मेंस की अच्छी जो एक फॉर्मेटिंग है, आप इसके बेस्ड पर लिख सकते हैं कि आपको सारे जो फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट है वह पता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट का वहां वर्णन कर दो आर्टिकल 14 to 18 को लेकर। तो बेसिकली बच्चों आगे देखो कि जब हम इक्वालिटी को लेकर ये सोचते हैं कि इक्वालिटी के और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो देखो जैसे कि हम वंश के आधार पर हम कहते हैं वंशागत, ठीक है, रेशियल इक्वालिटी भी है, आपकी जेंडर इक्वालिटी भी है, इसके अलावा मैरिज इक्वालिटी भी है, ठीक है, इनकम इक्वालिटी भी है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपकी धार्मिक, रिलीजियस, ठीक है, रिलीजन यानी धर्म, रिलीजियस यानी धार्मिक। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हूं। अब आगे देखो कि नेक्स्ट जब हम कहते हैं कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 फ्रेंच स्लोगन क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका स्लोगन क्या था, नारा क्या था फ्रांस की क्रांति का? कौन से 3 वर्ड थे जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाए? लिबर्टी, इक्वालिटी, देखो आ गया ना इक्वालिटी, कैसे आपको और डायमेंशन जोड़ देने हैं अपने आंसर में, एंड वन इज बंधुता, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो यहां पर ये जो 3 वर्ड है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए। और इसके अलावा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, ये क्या कहता है कि कानून के समक्ष
आर्टिकल 14 क्या कहता है? आपका जो अनुच्छेद 14 है बच्चों, ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता होगी और कानून का समान संरक्षण होगा। ठीक है, तो यहां पर ये बातें हो गई। क्लियर है? तो आर्टिकल 14 को हम आगे समझेंगे, पहले थोड़ी सी चर्चा हमारी हो जाए और इक्वलिटी को लेकर। तो देखो बेसिकली इक्वलिटी क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल पर्सन एज इक्वल। दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज रिकॉग्नाइज एज इक्वल। ठीक है, कि किसी भी बैकग्राउंड, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या बैकग्राउंड है, बस सभी समान है। सभी समान है, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वह किसी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। डजंट मैटर कि ही है और शी है ना? तो जेंडर बायस्ड नहीं होना है। तो जब सभी को इन सभी आधारों पर आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें क्या हो गई? इसी का अर्थ हो गया कि सभी जो व्यक्ति हैं वह समान है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है, फर्क नहीं कि वह किस जाति धर्म का है। अब देखो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि अगर हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 14 एंड 15, इसमें फ्रेंड्स आप देखना कि कुछ इसमें पैरामीटर्स कुछ इसमें दिए गए हैं कि भाई किन किन आधारों पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वो आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, तो यहां पर ये तो छोटी सी बात हो गई इक्वालिटी की। इसके अलावा देखो कि हमें आर्टिकल 14 को ठीक से समझना है। एनसीईआरटी में इसमें नहीं दिया है बट हमें समझना है। अच्छा चलो एक मेंस का नोट। ओके, तो कल एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जो है वह एक ही लाइन का सेंटेंस था भाई, थोड़ा सा ट्रांसलेट, इतना तो हिंदी इंग्लिश सबको सीखनी चाहिए, तो उसको शायद मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा था, है ना? चलो कोई बात नहीं। सो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। राइट अ नोट ऑन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता पर टिप्पणी करें। तो यहाँ पर आप 100 वर्ड लिखिएगा। अब देखो पूछा है बच्चों भारतीय लोकतंत्र में, ठीक है, और जब कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि केवल समानता को लेकर पूछा जाए, तो फिर आप उसकी जो शुरुआत है वो उसकी परिभाषा से, उसके डायमेंशन से, ठीक है, डेफिनेशन से, डायमेंशन से, और क्या रोल है इंडियन डेमोक्रेसी में उसका, क्या प्रोविजन, उन सबसे कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे इंडियन डेमोक्रेसी से जोड़कर पूछा है, और अगर आपके पास 100 वर्ड है तब आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पर आपको देखो पहले एक फ्रेम तैयार करना होता है कि अच्छा मुझे इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को लिखना है। तो आई होप आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जब हम इक्वालिटी एंड इक्वलिटी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था कि मैम इक्वालिटी एंड इक्विटी क्या समान है? ठीक है, जब हम समानता और समता की बात करेंगे, देखो ऐसे जब हम बहुत डीप में जाते हैं ना, तो हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ हम निकाल सकते हैं। भले हम आप इसको समानता कहें, तो शायद फर्स्ट क्लास में भी हमने इसको डिफाइन किया था कि समानता तब है जब आपने सबके लिए समान स्टूल दिए हैं, फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर किसकी हाइट क्या है, कौन मैच देख पा रहा है, कौन मैच नहीं देख पा रहा है, ठीक है, किसको लाभ या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, किसको नहीं मिल रहा है एडवांटेज, किसी भी चीज का बेनिफिट। तो यहां पर क्या किया कि आपने जो शुरुआती लाइन है वह सबके लिए सेम कर दी। तो ये आपके लिए क्या हो गई फ्रेंड्स? इक्वलिटी हो गई। ठीक है, समानता। तो क्या हमें इसी समानता की जरूरत है या फिर हमें ऐसी समानता चाहिए, समता चाहिए? ठीक है, इक्विटी, समता। तो यहां पर समता का मतलब क्या था कि जो फिनिश लाइन है वो सभी के लिए सेम कर दी आपने। स्टार्टिंग लाइन उनके आवश्यकताओं के अनुरूप देखी कि अगर कोई ऐसा अगर हम कहें कि कोई इस तरह के कम्युनिटी से जिसके साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जुड़ा है डिस्क्रिमिनेशन का, है ना, या फिर उसकी जो इकोनॉमिक जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वह बहुत पिछड़ा हुआ है, तब उस व्यक्ति के लिए आपने सुविधाएं ज्यादा दी और वहां पर आपने उसके लिए बड़ा स्टूल दिया क्योंकि उसकी हाइट छोटी हो रही थी और वो एडवांटेज नहीं ले पा रहा था। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, तो समानता समता में एक अंतर है। अब देखो समानता की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जेंडर बायस्ड होना। जैसे कि हमने शुरुआत में देखी, कह रहे लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ाती है ना, एरोप्लेन नहीं उड़ाती। उसके अलावा कि भाई लड़कियों का जो व्यवहार है वो बहुत बिहेवियर जो है उनका बहुत वेल बिहेव्ड होना चाहिए, सौम्य व्यवहार होना चाहिए। लड़कों के लिए ये सारी बातें नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो केवल समाज में ये जो सोशल इक्वालिटी है, केवल ये नहीं, जेंडर इक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी 2005, है ना, कि किस तरह से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो पहले था 1956 में, उसमें बायस्ड होकर
जो रूल्स है वह बनाए गए थे कि पिता की संपत्ति में अधिकार केवल पुत्र का है ना, केवल उसके सन का है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि जो आपका हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट होता है 2005 में, उसमें उस जेंडर बायस्ड प्रोविजन को रिमूव कर दिया और उसमें यह कहा गया कि चाहे वाइफ हो, ठीक है, डॉटर हो, तो वाइफ की बात करें, डॉटर की बात करें, तो यहां पर इन सभी को भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल राइट दिए गए, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल 14 को प्रमोट करना था, ये बात हमने कल की। अब देखो, इक्वलिटी फोकस ऑन क्रिएटिंग द सेम स्टार्टिंग लाइन फॉर एवरीवन। तो यहां पर क्या था, सेम स्टार्टिंग लाइन थी, थोड़ा सा डेफिनेशन भी हमें देखना है। सो क्या था बच्चों, सेम स्टार्टिंग लाइन। फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, बस हमने सेम स्टार्टिंग लाइन दे दी कि भाई देखो सब समान है। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया था कि हम स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे युग में आ गए हैं, प्रवेश कर गए हैं, जहां पर हम पॉलिटिकल जो इक्वल है वो तो हो गए, लेकिन हम सोशली इक्वल नहीं हो पाए। सोसाइटी के बेस पर अगर हम देखें तो जो इनइक्वालिटी जो पहले थी, जो असमानता थी, वही आगे बढ़ रही है ना। तो केवल क्या पॉलिटिकल इक्वलिटी को केवल राइट टू वोट सबको दे देना, क्या केवल यही बहुत है, सफिशियंट है क्या ये इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, या फिर हमें और भी जो प्रोविजन है वह करने चाहिए, है ना। सो यहाँ पर क्या दिया बच्चों, स्टार्टिंग लाइन जब आपने सेम दे दी, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी, एंड इक्विटी हैज द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एवरीवन विद द फुल रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट। तो यहाँ पर क्या है कि फुल रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वह सभी को समान मिलने चाहिए। तो सभी के लिए हमने सेम फिनिश लाइन, ठीक है, सेम फिनिश लाइन जो है वो हमने डिसाइड की। सो ये समता हो गई, समानता हो गई। जैसे इस तरह के जो वर्ड है आप पेपर 4 में देखते हैं कि आपको डिफाइन करने के लिए समटाइम्स आ जाते हैं। चलो खैर आगे चलते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मेंस का क्वेश्चन हो गया, इसमें आप सभी लिख लेंगे, आई होप 100 वर्ड सभी बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। चलो एक और टर्म्स हम समझते हैं जिसे हम कहेंगे सामाजिक समानता। तो पहले भी मैंने आपको बताया सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता में क्या आना चाहिए, सामाजिक समानता में आएगा सोशल इक्वलिटी इज अ स्टेट ऑफ अफेयर इन विच ऑल पीपल विद इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी हैव द इक्वल राइट, लिबर्टीज एंड स्टेटस पॉसिबल इंक्लूडिंग सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रॉपर्टी राइट एंड इक्वल एक्सेस टू सर्टेन सोशल गुड एंड सोशल सर्विस। ठीक है, कि यहाँ पर हम जब सोशली हम इक्वल होने की बात करते हैं तब हम क्या कह रहे हैं कि सभी को ये अधिकार है, सभी के पास लिबर्टी और जो अवसर है, ठीक है, जो भी इंक्लूडिंग उनके सिविल राइट्स है, नागरिक अधिकार है, जो भी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भी सभी को समान है। ठीक है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन अंतर नहीं किया जाएगा कि एक कम्युनिटी की बात आप सुन रहे हैं दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। वहीं पर जब हम बच्चों प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि सभी को समान अधिकार है प्रॉपर्टी रखने का, ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी के पास है दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इससे आगे जब हम एक कदम और आगे बढ़ते तब हम इकोनॉमी बैकग्राउंड की बात करते हैं, इकोनॉमी इक्वलिटी की बात करते हैं कि सभी के पास, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आप अगर देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर जो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश होती है बच्चों वेल्थ को लेकर, ठीक है, वो ये बताती है कि विश्व में और वर्ल्ड में जो 90% लोग, ठीक है, जो 90% लोग हैं इनके पास 10 से 20% प्रॉपर्टी है ऑल ओवर, और जो ये बाकी 20% या 10% लोग हैं इनके पास 80 to 90% प्रॉपर्टी है। तो आपको यहाँ पर ही ये जो वेल्थ का जो एक डिस्क्रिमिनेशन है वह देखने को मिल गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन भाई जो है वह कैसे किया गया है कि एक तरफ 90 लोगों के पास, मान लीजिए 90 लोगों के पास केवल 10% रिसोर्सेज है और 10% लोगों के पास 90% रिसोर्सेज है। तो यहां पर आपको क्या ये असमानता नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है ना। तो 90%, मान लीजिए 90 पीपल हो गए, ये 10 पीपल हो गए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब आप सोशल और जो इनकम लेवल पर इनइक्वालिटी को पढ़ते हैं तब आप इस तरह की रिपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने सामाजिक असमानता को लेकर क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक असमानता पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसमें आप इन सभी चीजों को, इन सभी रिपोर्ट को, या आर्थिक असमानता की आर्थिक असमानता भी आपसे पूछा जाए तब भी आप इन सभी चीजों को आपको लिखना है और इस तरह की रिपोर्ट्स को आप कोट करते हैं तब आपको मेंस में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब थोड़ी सी बात हो जाए
आर्टिकल 14 की, फिर हम आएंगे राइट टू वोट पर, ठीक है, फिर हम बाद में आएंगे राइट टू वोट पर, मताधिकार पर बाद में आएंगे, थोड़ी सी चर्चा हो जाए आर्टिकल 14 की। तो देखो बच्चों, जब हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे, आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता की बात करेगा, ठीक है। और देखो इसमें दो बातें की गई हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो राइट टू इक्वालिटी है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल क्या है? 14 to 18, ठीक है। और ये आपका होमवर्क भी है, ये आपका होमवर्क है कि आपको इसे अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लेना, एकदम रट्टा मार लेना है, ठीक है। तो देखो पता है ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार में एक जो स्टूडेंट है वह बैठा उस पूरे 395 जो आपके 395 आर्टिकल्स आपने सारे एकदम पूरे अच्छे से कर लिए। तो यहां पर बच्चों हो क्या सकता है, जो पॉसिबल है वो देखो, एक ऐसा रास्ता देखो ना पढ़ने का कि जो आप कर सको। मान लीजिए आप ये सोचो कि मैं 2 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत को खत्म कर लूंगा, तो एक इररिलेवेंट सा आपने अपने लिए गोल नहीं बना लिया। अरे भाई आपने जो है वो माइक्रो प्लानिंग आपको करनी है, छोटे छोटे अपने लक्ष्य बनाओ कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे इतना कवर करना है, एक हफ्ते में मुझे इतना कवर कर लेना है। तो बेसिकली आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। वैसे ही कि जैसे आपने मान लीजिए आज मैंने आपसे कहा कि भाई आप जो है आज राइट टू इक्वालिटी को पढ़ लेना, ठीक है, आपने इस आर्टिकल को कर लिया, या फिर जो ज्यादा होशियार है या पहले से आपने पढ़ रखा है तो फिर आप पूरे एक बार फंडामेंटल राइट जो है उसको पूरा कर ले, और उसके साथ आप जो PYQ आए हैं वह देख ले, करंट अफेयर में कहां कहां करेक्शन होना है, करंट अफेयर में आपको किसको कहां पर ऐड करना है उस चीज को ऐड कर ले। तो एक अपनी एक होल जो स्टडी है वह आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 14 में 2 बातें की गई हैं, उन पर मैं आऊंगी। आर्टिकल 14 में बच्चों फ्रेंड्स 2 बातें की गई हैं, ठीक है, जिसमें एक तो है आपका विधि के समक्ष समता, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करूंगी क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि हाँ हो सकता है कि भाई हिंदी इंग्लिश आपको समझ में ना आता हो। बच्चों विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और दूसरा जो इसमें कहा गया है वह क्या है आपका? विधि का समान संरक्षण। विधि का नोट्स बनाते जाओ, साथ साथ में सिंसेरिटी आती है, थोड़ा सीरियस होते हो आप, है ना, सीरियस होना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन स्टडी हो या ऑफलाइन। तो विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब ये देखो बच्चों कि जब हम इक्वल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, समान संरक्षण की बात करते हैं, तो ये हमने कहां से लिया? तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से हमने लिया। और दूसरा जब हम विधि के समक्ष समता की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आपको याद रखना है कि ये ब्रिटिश ओरिजिन है कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये ब्रिटिश ओरिजिन है, ये हमने ब्रिटिश से लिया। क्लियर? अब इससे ही जुड़ जाता है, आप देखेंगे कि विधि के समक्ष समता, रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी वाला, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक तो ये होमवर्क हो गया, क्योंकि सारी चीजें मैं नहीं पढ़ा सकती ना, टाइम का लिमिटेशन है, आगे मैं सब पढ़ा दूंगी धीरे धीरे। तो यहां पर जो एवी डाइसी है आप देख लेना इनका, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और यहां पर यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, ये भी आपका होमवर्क हो गया, HW लिख दिया मैंने, पढ़ लेना इसको, विधि का शासन। देखो कुछ चीजें तो ऐसी हो कि क्लास से आप सीख कर जाएं और खुद भी थोड़ा सा मेहनत करें। अब सारी जो मेहनत है वह कोई भी टीचर नहीं कर सकता बच्चों। कोई क्लास, कोई ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, कोई टीचर हो, ठीक है, कोई खुद एक IAS क्यों ना हो, वो आपको IAS नहीं बना सकता, वो आपका एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। इन द लास्ट जिसको मेहनत करनी है वो आप ही करोगे। एक शब्द में कहीं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है ना, तो उसके लिए मरना खुद को ही पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपके लिए ये काम कोई नहीं करेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो ड्रीम अपने लिए देखा है आप उसको अचीव कर पाए।
ठीक है। तो यहां पर बच्चों जो होमवर्क मैं आपको दे रही हूं, आप कोशिश कीजिए कि अगर आप देखिए, कल भी मैंने आपसे गारंटी इस बात की दी थी कि आप इवन 50 क्लासेस देख लीजिए, शुरुआत की 50 या 20 क्लासेस भी देख लेंगे तो आपको एक बेस जो है वह मिल जाएगा, कैसे स्टडी करते एक तरीका आपको मिल जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि कैसे शुरुआत करनी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि पढ़ना कैसे है, और अगर कुछ पढ़ भी लिया तो उसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा। यही सारी बातें, यही सारी प्रॉब्लम्स तो आपकी दूर करनी है ना। तो यहां पर देखो बच्चों, एवी डाइसी और जब हम विधि के शासन की बात करेंगे ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। कर लेंगे आप सभी एवी डाइसी का, ओके वेरी गुड। तो ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे और इनके द्वारा विधि का शासन दिया गया था। चलो अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो कि विधि के समक्ष समता जो है इसका मतलब क्या होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका क्या मतलब है आखिर। इसमें देखो, इसमें भी आपकी क्या है, 3 बातें हैं। सबसे फर्स्ट तो देखो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि समानता का मतलब क्या है। समानता का सीधा सा मतलब है कि किसी के भी पास विशेषाधिकार या जो प्रिविलेज है वह नहीं होना चाहिए। एक तो ये समानता हो गई ना। चलो इसको हम लिख लेते हैं। तो विधि के समक्ष समानता, समता का क्या मतलब है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, विशेषाधिकारों की, बच्चों आप सभी कमेंट्स जरूर कर सकते हैं कि भाई आपको कोई एक कॉन्सेप्ट समझने में, अगर जैसे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि मैम इक्विटी एंड इक्वलिटी को फिर से बता दीजिए, तो आज मैंने आपको फिर से उसे डायग्राम से समझाने की कोशिश की, चूंकि वह जुड़ता भी था हमारे समानता से, है ना। ये भी एक कारण था। तो आप कमेंट करेंगे जरूर, हम उसको कंसीडर करेंगे और आगे आने वाली जो क्लासेस होगी उसमें उसको दूर किया जाएगा। सो देखो, एक तो फर्स्ट बात होगी बच्चों की, किसी के भी पास समाज में कोई भी ऐसा एक वर्ग ना हो जिसके पास एक ऐसा विशेषाधिकार हो गया कि मान लो एक वर्ग है जिसके जो टैक्स नहीं दे रहा। आप वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में समाज को, है ना, अलग अलग कार्यों के आधार पर और उनको जन्म से कैसे बांटा गया था, 4 जो वर्ण है उसमें बांट दिया गया था। और यहां पर जो ब्राह्मण वर्ग है, जो क्षत्रिय वर्ग है, वह टैक्स नहीं दे रहा है, उसके पास स्पेशल अधिकार है, दूसरों से भी 1 टैक्स लेने के अधिकार है। और आगे आप देखेंगे कि बाकी जो एक वर्ग है वह टैक्स दे रहा है, एक वर्ग जो है वह सेवा कार्य कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर एक के पास विशेष अधिकार दे देना, तो ये क्या हो गया, है ना। तो यहां पर क्या है कि विषय, तभी हम कह सकते हैं कि भाई सभी समान है जब किसी के पास आपने विशेष अधिकार आप ना दे, ठीक है। वो बात और है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ विशेष अधिकार भी पढ़ते हैं, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेज पढ़ते हैं। सेकंड हम बात करेंगे कि विधि के समान समक्ष सब समान है, ठीक है, सभी समान है। ऐसा नहीं है कि भाई लॉ में कोई एक, अगर वो सेलिब्रिटी है या फिर कोई एक ऑफिसर है या एक नॉन ऑफिशियल पर्सन है तो उसके साथ अलग अलग आप व्यवहार करोगे। तो यहां पर क्या है कि विधि के समक्ष सब समान है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, ठीक है, इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ या फिर केवल लॉ लिख लो। ये 2 हो गए। अब तीसरा क्या है इसमें, अब हम इसमें थर्ड और समझ लेते हैं कि जब हम विधि के समक्ष समता की बात करेंगे तो 2 बातें हमने समझ ली कि विधि के समक्ष सब समान है, डजंट मैटर कि कौन क्या है। और देखो बच्चों, इसमें तीसरा जो है कि चाहे राष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति के यहाँ काम करने वाली कोई कर्मचारी हो, कांताबाई हो, तो दोनों क्या होंगे, दोनों विधि के अंदर आएंगे, ठीक है। कोई भी जो है वह विधि के ऊपर नहीं होगा। नो पर्सन इज अबव द लॉ। थर्ड क्या आता है इसमें, नो पर्सन, कोई भी विधि के ऊपर नहीं है, इज अबव द लॉ, कोई भी विधि के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। डजंट मैटर कि वह पुअर है, रिच है, ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, तो ये बात इसमें आ गई। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर
नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 बातें आपने समझ ली। सबसे फर्स्ट क्या था कि विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। देखो क्लास के साथ साथ याद कर लिया करो, विधि के सामने सब समान है, ये आपका दूसरा हो गया बच्चों। और थर्ड आपका क्या हो गया कि कानून के ऊपर जो है वह कोई भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितनी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, किसके पास कितनी एजुकेशन है, या फिर कोई अनएजुकेटेड है, किसी को कुछ भी नहीं आता है एजुकेशन में, तब भी वो क्या है, समान है। तो यहाँ पर ये हो गया विधि के समक्ष समता। ठीक है, और यहाँ पर 2 होमवर्क आपको मिल गए, एक तो एवीडाइसी और दूसरा आपका है 14 to 18 आपको पूरा याद करना। चलो अब हम सेकंड पे आते हैं कि जब बच्चों हम बात करेंगे विधि के समान संरक्षण की, ये तो समता हो गई जो कि ब्रिटिश, अब यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा कि हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वह अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन लिया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से लिया और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वह हमने अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला विधि के समान संरक्षण की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है बच्चों कि बिना किसी भेदभाव के जो भी लॉ बने हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी इंडिया में, ठीक है, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार होगा। शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड सेकंड है कि अगर कोई एक विधि है, समान विधि है ना, कोई एक इक्वल लॉ है, तो उसकी नजरों में सभी इक्वल है। मान लीजिए कोई एक ऐसा क्राइम करता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति करे, उसको समान जो पनिशमेंट है जो भी वहां पर दी गई है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये 2 बातें जो है वह आपको स्पेशली याद रखनी है कि सभी के साथ शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ। ये 2 बातें यहाँ पर हो गई, ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और बात जो मुझे यहां पर आपको समझानी है, एक और बात, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या आपको लगता है कि कोई इसका अपवाद होगा, अपोजिट होगा, एक्सेप्शन होगा? क्या अगर संविधान में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है तो क्या यहां पर कोई ऐसा प्रोविजन भी होगा जिसे हम एज अ एक्सेप्शन ले सकते हैं? एज अ एक्सेप्शन हम ले सकते हैं डेफिनेटली। तो यहां पर है बच्चों आर्टिकल 361, आर्टिकल 361। ठीक है, और ये जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जो गवर्नर है इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया विधि के समक्ष क्षमता। ये भी जो क्वेश्चन है वह यूपीएससी पूछ चुका है, तो यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है एंड इसके एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लियर। चलो अब आगे देखो कि यहां पर क्या है बच्चों, आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है ये आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में खुद को डिफाइन करने के लिए कि जब ये प्रेसिडेंट थे या फिर जब ये उस स्टेट के गवर्नर थे तब इन्होंने किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लिया था या किसी पर्टिकुलर काम को किया था। तो उसके लिए ये आंसरेबल नहीं है कि कोई भी जो कोर्ट है वह इनसे जवाब मांगेगा कि आपने ऐसा डिसीजन उस वक्त क्यों लिया था। तो यहां पर ये क्या हो गया, बाकी लोगों से अगर आप पूछ सकते हो, आप इनसे नहीं पूछ सकते, तो हो गया ना अपवाद तो हो गया। तो यहां पर क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ये बात बस याद रख लेना तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ भाई एक्सेप्शन तो है, हर जगह है। ठीक है, सो आंसरेबल टू एनी कोर्ट, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है बच्चों। तो यहां पर 2-3 बातें हमने अलग से समझी जो आपको ये जो चैप्टर है वह नहीं बताता। सो समक्ष समानता, 3 बातें। ठीक है, एक तो प्रिविलेज याद कर लेना, इक्वल सब्जेक्शन याद कर लेना और अबव द लॉ नो पर्सन। ठीक है, ये याद कर लेना तो आपको याद हो जाएगा। साथ साथ याद करने की भी ट्रिक सीखा करो। इसके साथ जो 3 बातें हैं, ठीक है, वो आपको खुद लिख लेना है, नोट्स बनाना बढ़िया से। मैं बनाऊंगी तो बहुत लेट होगा। आर्टिकल 361 जो है वो क्या है, इसका एक्सेप्शन है। क्लियर। चलो अब हम आगे चलते हैं और पहले हम एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो कई तरीके हो सकते हैं। सीधा है कि भाई हम पैराग्राफ को समझें, सीधा है कि मैं आपको नोट लिखकर बता दूं, तो हम हर तरीका अपना लेते हैं। तो यहां पर अगर मुझे आपको पढ़ाना है नेक्स्ट कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हमें डेमोक्रेसी की बात करें ना, डेमोक्रेसी द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पर 3 रीजन हमने दे दिए, 4 रीजन हमने दे दिए, जितने भी आपको आ रहे हैं। सो देखो, फर्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट इज द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अगर आप ये कह रहे हो कि लोकतंत्र में जो है लोगों के पास ये शक्ति होती है कि वे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल यानी गवर्नमेंट को चुन सके जिसको वो अथॉरिटी देते हैं कि भाई गवर्न कीजिए, शासन कीजिए और रूल्स और जो लॉ है वो बनाइए, ठीक है, हम उसका पालन करेंगे। तो यहां पर बच्चों, अगर डेमोक्रेसी में लोगों ने आपको यह शक्ति दी है और आप लोगों से ही उस पावर को छीन लो कि नहीं, आपके पास इक्वल राइट टू वोट नहीं होगा। एक व्यक्ति के वोट का जो मूल्य है, ठीक है, 1 वोट, उसके पास क्या होगा, उसका 5 होगा, और एक का जो वोट है वह 1 होगा। तो यहां पर क्या है कि अगर आपने एक वोट का जो वैल्यू है वह 1 नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक डेमोक्रेसी में ये क्या है, इसकी आत्मा है कि अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों ने आपको ये शक्ति दी है कि आप शासन कर सके, तो उसके लिए क्या होगा, आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देना होगा। अब सेकंड देखो, एवरी एडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, sex and rich or poor background is allowed to vote. This is called universal franchise, adult franchise. तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता कौन किसका क्या बैकग्राउंड है, और उसको एक समान जो वोट है वह देने का अधिकारी है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर इस कम्युनिटी से आता है तो हम उसको वोट देने नहीं देंगे, ठीक है। कई जगह पर ऐसा होता था लेकिन यहाँ पर नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों, हमने आखिर हम इक्वलिटी में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो अवधारणा है बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस पर आधारित है, ये इक्वलिटी पर बेस्ड है, ठीक है, ये समानता पर आधारित है। सो दैट्स व्हाई हम इस चैप्टर के साथ इसे पढ़ रहे हैं। और सबसे लास्ट में ये है कि लोकतंत्र में हर एक जो नागरिक है, जो सभी सिटीजन्स है, वह क्या है, इक्वल है, समान है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट टू वोट है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ और यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख देती हूं। एक तो देखो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, 1 वोट इक्वल्स टू 1 वैल्यू, फर्स्ट बात हो गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि पहले जो है 21 ईयर था, 21 ईयर में आप वोट देते थे, लेकिन अब जो है वह 18 ईयर हो गया। और ये जो चेंजेस है वह कब हुए, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था बच्चों, 61st अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, 61वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा क्या किया गया था, 21 साल की जो आयु थी आपके वोट देने की, 21 ईयर जो थी, उससे आपको वोट देना कितना हो गया, आपका 18 ईयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आइडिया है आपको याद रखना है कि ये किस पर बेस्ड है, इक्वलिटी पर बेस्ड है ये आइडिया। इसके अलावा देखो 2 बातें, एक तो हो गया कि अगर आपने एक निश्चित आयु प्राप्त कर ली यानी आप 18 ईयर के हो गए तो आप वोट दे सकते हैं। एक तो ये पैरामीटर हो गया आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। और दूसरा पैरामीटर क्या है कि कोई भी बैकग्राउंड हो, एक तो इसमें एज का फैक्टर हो गया, और दूसरा हो गया कि कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, कम्युनिटी कोई भी हो, आप रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, डजंट मैटर, आप वोट दे सकते हो। तो यहाँ पर ये 2 बातें हो गई, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं हम। अच्छा एक और सुनो, आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 क्या प्रोविजन करता है कि लोकसभा में एंड राज्यों की विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इनमें जो वोट होगा वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट दिए जाएंगे, ठीक है। इसके आधार पर चुनाव होंगे लोकसभा के और राज्यों की विधानसभा के, ये आर्टिकल 326 कहता है। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जिसके बाद काफी सारे जो बच्चे हैं वह कमेंट करने लग जाएंगे कि मैम आपने तो गलत बोल दिया, आपने बोला कि जो राइट टू वोट है, आपने बोला कि जो राइट टू वोट है, आपके लिए एक मुद्दा दे देती हूँ कमेंट करने का और आपकी जो विद्वता है उसको दिखाने का कि अपनी स्मार्टनेस आप कमेंट में भर पाओ। राइट टू वोट जो है वह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। हालांकि 2018 में यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही माना था। तो यहां से कई बच्चे कहते हैं लेकिन आपको इसके प्रूफ कहीं नहीं मिलेंगे। आप इसमें देखेंगे बच्चों कि जो राइट टू वोट है, ठीक है, ये आपका क्या है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है।
तो इसको आप शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों ही बातें हैं। शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 326 आपके राइट टू वोट की बात नहीं करता है। ये कहता है कि लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव होंगे वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल की हो, 18 ईयर हो या इससे ज्यादा हो और जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो, वह वोट कर सकता है कि, और वो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड जो है वह क्या है, इस बात को करता है। लेकिन आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है, आप कमेंट जब करेंगे ही बच्चों, तो आप मुझे, हो सकता है आधे बच्चे इस बात पे जाएं कि नहीं मैम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको नहीं पता, हो सकता है ना पता हो, है ना। आखिर इंसान का ज्ञान सीमित ही तो होता है, असीमित तो हो नहीं सकता कि मुझे भाई ऐसी चीजें पता है जो कभी ना कहीं लिखी गई है ना पढ़ी गई है, इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, मैं बहुत रिसर्च करके आई हूँ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो एक टीचर भी क्या करेगा, एक एजुकेटर भी क्या करेगा, बस उसने आपसे पहले उन चीजों को समझ लिया है, वो आपसे बेहतर शायद उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, सो वो बता रहा है। यही तो अंतर है कि आप उस तरफ खड़े होकर सुन रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा आपकी राइट टू वोट जो है वह आपका लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, शायद कंफर्म हो जाए। चलो आगे चलते हैं। तो हमने एडल्ट फ्रेंचाइज को पढ़ लिया। हिंदी में मैंने ये दे रखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी में मैंने जो स्क्रीनशॉट है जो मेन इंपॉर्टेंट थे बुक के ही, कि मताधिकार की समानता है और यहाँ पर कोई भी अमीर हो गरीब हो, ठीक है। और पिछले वर्ष, यानी आपके लिए पिछला वर्ष नहीं बच्चों, जो क्लास 6 थे, 7 वाले में लिखा है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो बात है वह हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो मताधिकार का विचार है वे समानता पर आधारित है, क्योंकि ये यहाँ पर समझ चुके हैं हम, छोड़ो अब इस बात को। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो कि है आपकी डिग्निटी का, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों कि आखिर मानवीय गरिमा क्या होती है। आप पेपर 4 एथिक्स में शायद इसको पढ़ते होंगे, या थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो है वह समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। पेपर 4 जो आपका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी है, इसमें आप पढ़ते हैं जीएस वाला। सो देखो बेसिकली डिग्निटी का मतलब क्या होता है, और अगर इस बुक में आपको केवल ये बताया गया कि भाई देखो डिग्निटी क्या है, कि जब हम कहते हैं, जब आप किसी के साथ भेदभाव करते हो ना किसी भी आधार पर, तब उसकी डिग्निटी खत्म हो गई। जब आपने एक जो मेल है, मेल ऑफिसर को आपने ज्यादा योग्य बता दिया, ठीक है, एक फीमेल ऑफिसर की अपेक्षा, जब आपने एक मेल को ज्यादा सैलरी दे दी बजाय कि इस फीमेल, जबकि सेम काम वह कर रहे थे। हमारा एक डीपीएसपी का आर्टिकल भी है ना कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वह मिलना चाहिए। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तो तब क्या हुआ बच्चों, तब उसकी गरिमा, तब उसकी डिग्निटी को हानि हुई, नहीं हुई? डेफिनेटली हुई, है ना। वैसे ही देखो कि गरिमा का मतलब ये होता है कि जो हम खुद है वह दूसरे को उस योग्य नहीं समझ रहे, ठीक है, कि हम स्वयं को, दूसरे के स्वाभिमान को, गरिमा का अर्थ होता है कि स्वयं को और दूसरे का जो स्वाभिमान है उसको भी उस योग्य समझना। आपने अपने लिए एक पैरामीटर बना लिया कि भाई ठीक है, मैं फोन लगाऊंगा या लगाऊंगी तो सामने वाले को उठाना चाहिए, वरना मेरी प्रतिष्ठा को हानि है, और अगर ठीक वही व्यवहार मैंने नहीं किया तो वो मेरा राइट है। तो जब आप ये डबल स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, तब क्या हो गया कि आप खुद को तो डिग्निफाई कर रहे हैं कि मेरी गरिमा है, पर सामने वाले के लिए उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर दो। तो ठीक क्या है कि डिग्निटी मींस थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर एज वर्दी एज सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके अलावा देखो कि यहां पर जब हम डॉक्टर BR अंबेडकर की बात करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देती हूं। तो पहले BR अंबेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा यह कहा गया था कि अगर आपने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया, अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा दिया, तो क्या है, आपका जो जीना है वह व्यर्थ है, क्योंकि यह सबसे जरूरी हिस्सा होता है आपकी गरिमा। इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ ये क्या है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द लाइफ। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ये कह रहे हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, ठीक है, अ फेमस दलित राइटर, लेखक है, फेमस, एक दलित कम्युनिटी से। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। इसमें उन्होंने बताया, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, आत्मकथा,
देखो जो हिंदी के स्टूडेंट है ना, एक बार उनसे मेरा कहना है फिर कि जो भी यहाँ पर आपको बताने वाला अगर कोई खड़ा हुआ है कि भाई इसको ये कह रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं, तुरंत सीख जाओ उस चीज को, फिर मत भूलना। जब तक इवन आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तक आप उस चीज को ना भूलें, ठीक है। तो जो राइटर थे फेमस, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि भाई जब मैं स्कूल में था तब मेरे साथ बहुत भेदभाव हुआ, क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से आता था। तो वहां पर क्या है कि जब सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां मुझे साफ सफाई करने के लिए कहा जाता था। तो ये क्या था, ये इनकी डिग्निटी को हानि नहीं थी। जैसे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जब आप बात करेंगे, इनके जो लेख आते हैं, इनकी जो पुस्तकें थी, उसमें इन्होंने बताया कि चूंकि ये महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उसे अस्पृश्य अनटचेबल समझा जाता था, और इनके बहुत पढ़ने लिखने के बावजूद भी, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे स्टेटस के बावजूद भी, जब इनके एक ऑफिस का ही जो एक प्यून था, एक अदना सा एम्प्लॉय था, वो भी फाइल फेंक कर देता है, हाथ में नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है, ठीक है। तो 14, 15, 16, 17, 18, और ये यूपीएससी ने पूछा भी है कि आर्टिकल 17 जो है वह किसको कर रहा है, तो आपका राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, उसमें है। तो यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें एक मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है, और मैं एक अंसारी कपल की बात करूं, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो ये जाते हैं अपने लिए कमरा ढूंढने, रूम रेंट के लिए, ठीक है, कि किराए पर जो कमरा है वो हमें कहीं पर मिल जाए रहने के लिए। लेकिन ये कई जगह ढूंढ लेते हैं, और सच्चाई भी है बच्चों। ये मुखर्जी नगर की अगर हम बात करें, या फिर हम दिल्ली किसी भी आप जगह की बात कर ले, कि स्टूडेंट अगर वो किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजन स्पेशल से बिलोंग करता है, तो शायद उसको उतनी जल्दी जो रूम है वह नहीं दिया जाता, ठीक है, भले ही वह खाली रहे, बट उतनी जल्दी नहीं दिया जाता जितनी सेम कम्युनिटी या कास्ट के लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने बहुत सारे ऐसे रूम देखे, घर देखे, लेकिन चूंकि वह एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें कोई भी बहाना बनाकर रूम नहीं दिया जा रहा, जबकि वह उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, इनकी डिग्निटी को हानि नहीं है। तो कहीं कम्युनिटी बेस्ड, कहीं कास्ट बेस्ड, कहीं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग होना, ठीक है, ये चीजें क्या है कि आपकी जो प्रतिष्ठा, आपकी जो गरिमा है, उसको हानि पहुंचा रही है। अब देखो, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो आपकी बातें हो गई, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी बात करते हैं। क्या बच्चों संविधान में इस चीज को कहां पर लिखा हुआ है? जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कहां पर मेंशन है? गरिमा वर्ड मेंशन है क्या? तो जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, आर्टिकल 51A, इसमें भी कहा गया था कि भाई ऐसी प्रथाओं को जो है वह छोड़ा जाए, ठीक है, ऐसी जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, उनको छोड़ा जाए जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। तो आप आर्टिकल 51A इसमें याद रख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे हमारे प्रियम्बल की, ठीक है, प्रियम्बल में सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। प्रस्तावना की बात करते हैं, तो प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तावना में क्या डिग्निटी वर्ड मेंशन है? यस, डेफिनेटली, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। देखो पेन चेंज कर रही हूँ, याद रहेगा किससे क्या जुड़ा हुआ है, अच्छे से नोट्स बनाना अपने। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना, ये जो है वह प्रियम्बल में कहा गया है। तो यहां पर ये जो डिग्निफाई वर्ड है, ये आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। अगर आपने उसके साथ इनइक्वालिटी का जो बिहेव है वह किया, तो इससे क्या होगा, उसकी जो गरिमा है वह खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? आई थिंक डॉक्टर अंबेडकर का कोट भी है। ओके ओके, देखो, इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द लाइफ। जीवन का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप सभी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बच्चों, आपको ना सेल्फ रिजेक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सोचे कि भाई मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, कर रही हूं, तो क्या मैं यूपीएससी क्रैक कर पाऊंगी, क्या मैं आईएएस आईपीएस बन पाऊंगी? तो यहां पर आपको खुद को सेल्फ रिजेक्ट नहीं करना है। आपको बाकी जो लोग हैं वो तो भाई रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, या फिर आप कोई ऐसी जगह ना चले जाओ जहां सामने वाला नहीं पहुंच सकता, वो तो आपको रिजेक्ट करेगा ही, वो तो आपकी आलोचना करेगा ही। तो यहां पर आपको क्या करना है कि अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बनाए रखना है, ठीक है।
फर्क नहीं पड़ता, आप 2-3 साल अपनी मेहनत कीजिए बढ़िया से, आप सिलेक्शन ले लीजिए, देन उसके बाद आप देखेंगे कि लोगों का परसेप्शन अपने आप चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहां पर ये बातें आपको याद रखना है। जैसे कि आप देखते हैं एक फेमस कोट है, याद नहीं आ रहा किसका है, आपको याद आए तो बताइएगा, कि जो लोग हैं किसी की तरक्की या फिर किसी के काम पर पहले क्या करेंगे, हंसेंगे। अच्छा, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, फिर जब हंसने से काम नहीं बनेगा फिर आलोचना करेंगे, ये सेकंड स्टेप होता है। हंसेंगे, आलोचना करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, फिर जैसे ही आप सफल हो जाते वो एग्री कर लेते कि हाँ भाई, अरे तुम्हारी तो शक्ल पे लिखा था, तुम्हारा तो एटीट्यूड ही बैठने वाली कलेक्टर का था, तुम जिस दिन चेयर पे बैठे थे उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम ही कलेक्टर बनोगे, तुम ही इस जिले को शासन करोगे, तुम ही इस जिले को चलाओगे। तो लोगों का परसेप्शन जो है वह बदल जाता है। सो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें बच्चों, ये बहुत जरूरी होता है कि एक मोटिवेशन जो है वह आप अपना बनाए रखें, और मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आता। आपने संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो देख लिया, आपका खून खौल गया थोड़ी देर के लिए, या फिर आपने किसी और की, कोई विवेक बिंद्रा सर, किसी की भी आपने एक शॉट देख लिया, वीडियो देख लिया, आप बाउंस बैक करके या फिर कुछ भी, आपको लगा कि बस आज तो सब कुछ हो गया। लेकिन कल क्या होगा, जब उसका प्रभाव आप पर खत्म हो जाएगा, उस मोटिवेशन का जो इफेक्ट है वो आपसे खत्म हो गया, तब क्या होगा, तब आपकी खुद की मेहनत काम आएगी। तो हमेशा मोटिवेशन नहीं होता, आप डिप्रेस होकर भी पढ़ाई करते, लेकिन आप कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखो। ठीक है, मोटिवेशन का होना एक अलग बात है, मोटिवेशन से एग्जाम नहीं निकलेगा वो तो चाहिए है, लेकिन जब मोटिवेशन नहीं होता, जब आप ज्यादा पढ़ोगे ना तो तनाव होगा ही होगा। आप 8-10 घंटे पढ़ लो, आपको ऐसा लगेगा कि आप बीमार हो गए हो, ऐसी फीलिंग्स आती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो फीलिंग्स भी आती है कि जब आप 10 घंटे बैठ के पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन यही जो प्रॉब्लम है आगे जाकर आपको सक्सेस दिलाएगी। ठीक है, कहते हैं कि एक वो जो दर्द महसूस करना कि आप कुछ नहीं हो, बजाय उसके कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीकर वो पेन महसूस करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो या तो आप डिसिप्लिन लाइफ जीकर पेन महसूस करो और सक्सेसफुल हो जाओ, या तो फिर आप सक्सेसफुल ना हो और आपकी जो बेतरतीब कहे या फिर जो अनडिसिप्लिन आपकी लाइफ थी उसको एंजॉय करो। तो कई तरीके होते हैं लाइफ को जीने के। ठीक है, चलो इस तरह के जो कोट है आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर जीएस में आप देखेंगे कि जो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है, गवर्नेंस वाला सेक्शन है, उसमें आप इसको आंसर में भी लिख सकते हैं, इसका जो एक समरी है, ठीक है, इसका जो एक ब्रीफ है। क्लियर? चलो एक बार आर्टिकल 15 को देख लें। आर्टिकल 15 को देखने के पहले मैं आपको एक और जो क्वेश्चन है मैं बताती हूं। अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी? अगर हम एक लोकतंत्र में बात करें कि जो है इक्वल बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 में भी हमने देखा ना, कानून के समक्ष जो है वह सभी समान है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन कॉन्सेप्ट है। तो क्या इसका महत्व है डेमोक्रेसी में? तो देखो यहां पर क्या है कि ये जो वर्ड है लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र जनता की सरकार है और जनता के लिए, लोगों के लिए है। तो जो कि समानता की जब हम बात करते हैं, ये क्या है बच्चों, सार है। ठीक है, तो ऑल पर्सन आर इक्वल है ना, वी अंडरस्टैंड इक्वलिटी। साथ ही देखो इक्वलिटी इज इंपॉर्टेंट, और साथ ही आप देखेंगे इक्वलिटी इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इफ पीपल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्रॉस्पेरिटी एटेक्स्ट्रा, डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव। तो एक लोकतंत्र जो है वह सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर आपने कम्युनिटी बेस्ड या फिर आपने किसी भी बिहाफ पर अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो फिर जो आपका डेमोक्रेसी है वह सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो जीवित ही नहीं रहेगा लोकतंत्र बेसिकली। इसलिए इक्वल बिफोर द लॉ जो है वह हमारे लिए यूजफुल है। सो देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी बुक में दिया है, मैंने नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कर दिया। देखो हो सकता है समटाइम्स कुछ चीजें मैं आपसे नॉर्मल बातों में डिस्कस करूं, स्लाइड ना दिखाऊं, है ना, समटाइम्स क्योंकि बहुत सारी चीजें लेकर आती हूं बच्चों, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आपको एज अ पीडीएफ में मिल जाती है। तो जो चीजें मैंने आपको समझा दी है लेकिन यहां दिखाना छोड़ दिया है, वो आप जरूर खुद से पढ़ लें। तो आर्टिकल 15 को आपको ठीक से देख लेना। चलो खैर मैं एक बार बता देती हूं। तो यहां पर क्या है बच्चों, इंग्लिश में भी है, डोंट वरी, कि देखो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर जो प्रतिषेध है वह नहीं किया जा सकता। सो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, कास्ट, सेक्स, ठीक है, इन चीजों के आधार पर। तो यहां पर जो 5 आपके ग्राउंड्स हैं, आधार है, वो आपको याद रखना है। साथ ही देखो नेक्स्ट है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल, अब देखो केवल वर्ड लिखा हुआ है, आपको लगेगा
कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल इन आधारों पर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? कोई और भी ऐसे आधार है जिसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आप कोई भी, अच्छा एक एग्जांपल सुनो कि आप सभी अपना होम स्टेट देते होंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट देते होंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट का शुरुआत का स्टार्टिंग फेज हो तो आप ना देते हो। तो जब आप देखते हैं कि आपने यूपीएससी के साथ साथ आपने यूपीपीसीएस है, एमपीपीएससी, राजस्थान बीपीएससी, तो ये सब आप एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप वहां पर क्या देखते हैं कि अभी जब आप जैसे देखेंगे कि एमपी गवर्नमेंट ने मान लीजिए एक प्रोविजन कर दिया कि अब जो एमपीपीएससी है ना, इसमें 50% या 70% जो कोटा है वो किसका हो गया? ये कोटा हो गया एमपी के मूल निवासियों का। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं कि भाई इनके मूल निवासी होंगे, उनको ही होगा ये बेनिफिट, या फिर आपने कोई और इनको बेनिफिट दे दिया, कोई एडवांटेज दे दिया जो बाकी सबके पास नहीं है। तो क्या ये समानता? तो क्या इन्होंने समानता का पालन नहीं किया? तो यहां पर याद रखना कि ये क्या लिखा हुआ है, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन है और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा किया जाना संभव है तो वो कर सकता है, स्पेशली इस तरह में। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, देखो ये 5 आधार है, तो ऐसे कौन से आधार है जिसके आधार पर, जिसके ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वह किया जा सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है ना, यूपीएससी पूछ चुका है। साथ ही देखो कि किसी भी व्यक्ति को जो भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके लिए भी उतना ही उसका एक्सेस है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए, चाहे वह कोई होटल हो, चाहे वह कोई मार्केट हो, ठीक है, चाहे वह कोई ट्यूबवेल हो, चाहे वह कोई हैंडपंप हो, तो हर जगह का उसको यूज करने का उतना ही राइट है। आप उसको अनटचेबल कह के, आप उसको अस्पृश्य कह के, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, इसके आधार पर आप उससे दूर नहीं कर सकते, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। चलो देख लिया ना हमने यहाँ पर कि आप क्या है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, लेकिन आपको किस कम्युनिटी से है, आपको एक्सेस होगा सभी पब्लिक प्लेसेस का। ठीक है, सभी को आप यूज कर सकते हैं, चाहे वेल्स हो, टैंक हो, बाथिंग घाट हो, रोड हो, प्लेस हो। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अच्छा देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात समझो कि जब हम बात करते हैं केवल भारत के संदर्भ में हमने समानता देखी अभी, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बात जब हमने तब भी की थी जब हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी कि वहां पर जो व्हाइट पीपल्स है वे 20% थे और 80% नॉन व्हाइट्स थे, अश्वेत थे, लेकिन वहां पर जो शासन, जो सरकार थी वह व्हाइट्स पीपल की थी। और इसके अलावा जो अच्छी फैसिलिटीज थी, जो अच्छी रोड थी, ठीक है, जो एक अच्छी भूमि थी, जमीन थी, फर्टाइल लैंड थी, वो सभी व्हाइट पीपल्स के लिए थी। और जो भी चीजें वर्स थी, जो भी चीजें इंफीरियर क्वालिटी की थी, वो सारी नॉन व्हाइट के लिए थी। तो ये क्या था, बच्चों की डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। अब लेकिन देखो कि जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और जब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, और वहां पर नेल्सन मंडेला जिन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा, जो आपकी एजुकेशन है, वह सबसे बड़ा हथियार है ना, है भी आपकी लाइफ को बदलने का। तो यहां पर देखो कि हम अमेरिका की अगर हम बात कर ले, मान लो यूएसए की, और यूएसए में बच्चों 1950 में, ठीक है, यहां पर भी आप देखेंगे कि व्हाइट नॉन व्हाइट दोनों ही थे। और यहां पर क्या था कि कुछ ऐसे नियम बने हुए थे कि जैसे जो नॉन व्हाइट है, ठीक है, इनके मान लीजिए टाउन अलग है, ये उस रोड पर नहीं जा सकते, इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें या फिर इनके बच्चों के लिए स्कूल की बात करें, ये सब अलग अलग थे। और यहाँ पर जो इनके इवन व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल जो नॉन व्हाइट थे, इनके जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे, वो आपस में फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकते थे, उनको मना किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। पर एक दिन, और साथ में देखो एक ऐसी व्यवस्था भी थी कि अगर बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर कोई व्हाइट पीपल आया है और तो जो ब्लैक पीपल है या उससे दूर होना है और साथ ही अपनी सीट को छोड़ देना है, उसको सीट देनी है। ठीक है, ये वाली वहां पर व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि एक महिला जो काफी थक गई थी, ठीक है, जिसका नाम था, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, नाम था उसका रोजा पार्क, रोजा पार्क। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये जो महिला थी, ये उस दिन अपनी सीट से नहीं उठी, थक गई थी इसलिए नहीं उठी।
और उसके बाद फिर इसने आवाज उठाई, अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है। इसके बाद इस वुमेन ने आवाज उठाई, इस महिला ने आवाज उठाई, फिर लोग इसमें शामिल हो गए और उसके बाद फिर 1950, 60 और जो यहाँ पर मूवमेंट होते हैं उसके बाद सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई और सभी को समान समझा जाने लगा। और इस मूवमेंट को क्या कहा गया था बच्चों? सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है। इसको कहा गया था नागरिक अधिकार आंदोलन। तो किससे संबंधित है सिविल राइट मूवमेंट? नागरिक अधिकार आंदोलन। देखो जो और भी कॉन्सेप्ट होंगे ना इक्वेलिटी के, उसको हम आगे कवर करेंगे। अभी क्या है, बहुत ज्यादा डीप में जाना पॉसिबल नहीं, वरना 4 घंटे इक्वेलिटी ही पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों कि हम जो असमानता का व्यवहार ये जो हो रहा था, तो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट जो मूवमेंट है वह हुआ। और यहाँ से फिर जो नस्ल के आधार पर, जो राष्ट्रीयता के आधार पर जो ये यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा था उसको हटाया गया। और फिर जो स्कूल, जो हॉस्पिटल, जो रोड, जो बस स्टॉप्स, जो बाकी सारी चीजें थी, जो बस्तियां थी, टाउनशिप थी, उन सभी में क्या हुआ, सभी को समान अधिकार दिए गए। तो ये क्या था बच्चों? सिविल राइट मूवमेंट था, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वह दिए हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई भारतीय संविधान में जो समानता है उसका क्या महत्व है, ठीक है, या इसके क्या प्रावधान है, संविधान में क्या प्रावधान है। तो बेसिकली आपको 14 to 18 जो है वह आपको पूरा डिस्प्ले अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखो इसके पूरे के नोट्स बनाना, खूब अच्छे से याद करो, रिवाइज करो, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप पढ़ लेंगे, ये मैं नहीं डिस्कस करती हूँ आपसे। चलिए बाकी बच्चों कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चंस ना हम कल जो है वह पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चंस है ना वो हम कल क्लास को शुरू होने से पहले, जो इसके 7-8 क्वेश्चन होंगे कल क्लास के पहले शुरुआत में ही हम देख लेंगे। चलो तो देखो कुछ वर्ड्स है जो आपको परिचित करा गए। ये जो चैप्टर है कुछ वर्ड्स ये आपको याद करना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, आई होप याद हो गया होगा। डिग्निटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिविल राइट मूवमेंट क्या है, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, गरिमा, संविधान और नागरिक अधिकार आंदोलन। अब आप पढ़ लेंगे, समझा मैंने दिया है, ठीक है। चलो तो भाई आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस क्लास को देखने का। सो कमेंट करके बताइएगा कि मैम आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, फिर से पढ़ के आओ एक बार, ठीक है। चलिए सो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा। अब देखो इससे संबंधित जो भी और भी मुद्दे और भी रिपोर्ट्स और बाकी सारी चीजें हैं, अब जब आगे हम समानता को कवर करेंगे, इक्वलिटी को कवर करेंगे, तब हम और भी ज्यादा डीपेस्ट तरीके से उसको पढ़ेंगे, ठीक है, और भी इसके जो डायमेंशंस है उसको पढ़ेंगे। तो आज हमने समझा कि राइट टू वोट, लेकिन इसके पहले हमने बहुत देखा कि भाई जो समानता है वह क्या है, ठीक है, किसे हम इक्वलिटी कहेंगे, भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ जो इसकी व्यवस्था है वह की गई है, ठीक है, कहाँ पर फंडामेंटल राइट में लिखा है, कहाँ ड्यूटीज में लिखा है, या फिर कहाँ पर आपका जो डीपीएसपी है उसमें इसकी बात की गई है, प्रियम्बल में कहाँ पर बात की गई है। तो ये सारी चीज़ों को तो होमवर्क भी मैंने आपको काफ़ी सारा दिया है, अच्छे से नोट्स बनाना है, आपको रिविजन करना है, ठीक है। और बाकी जो और भी आपको प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ आपको लगता है कि भाई समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट, आप कमेंट करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी ने आपको नहीं रोका है। हर तरीके के कमेंट करने के लिए सब स्वतंत्र होते हैं, देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, है ना। चलो तब हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर वो सब्सक्राइब कर ले, है ना, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए सो बच्चों, थैंक यू सो मच।